जैसा हमने कहा कि हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में आ सकते हैं। अब किसी पदार्थ का मन करे कि नहीं, मेरा मन ही नहीं है लिक्विड में जाने का, मैं सॉलिड से ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में जाना चाहूँगा। किसी पदार्थ का ऐसा मन कर गया, क्या होगा उस केस में? यह ठोस है और यह गैस है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व पातन। ऊर्ध्व पातन की प्रक्रिया। सॉलिड से लिक्विड में गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाए बिना। ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है, ऐसा कोई इसका उदाहरण? तो इसका उदाहरण है बच्चों, सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है आयोडीन। इस्तेमाल करें हम सब आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन का फार्मूला क्या है? आई। एलिमेंटल फार्मूला आई है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो I2। यह आयोडीन अगर आप लेते हैं और यह कुछ दिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने आप उड़ते चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी के घरों में पूजा में आप इसे यूज करते हैं, कैम्फर। कैम्फर का क्या मतलब होता है? कैम्फर का मतलब होता है कपूर। तीसरा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला इसका क्या है? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में से कहते हैं नौसादर। तो एक एग्जाम्पल हुआ आपका आयोडीन, एक एग्जाम्पल हुआ आपका कैम्फर, एक एग्जाम्पल हुआ आपका अमोनियम क्लोराइड। और कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल है। आपने अपने घरों में छोटे छोटे वाइट गोलियां देखी होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? नैप्थलीन। नैप्थलीन का क्या फॉर्मूला है? नैप्थलीन का फॉर्मूला है C10H8। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर है, दो बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर दीजिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। यह है आपके नैप्थलीन का फॉर्मूला, नैप्थलीन C10H8। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि नैप्थलीन, आयोडीन, उसके बाद नैप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं यह सबलाइम मटेरियल्स कहलाती हैं। सबलाइम मटेरियल्स मतलब ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने बात। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है ड्राई आइस। यह क्या होता है? आइस तो आपने सुना है, ड्राई आइस सूखा बर्फ। हाँ बिल्कुल यही कहते हैं इसे, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यह किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। घरों में अगर आपके फ्रिज होगा तो उस फ्रिज के फ्रीजर सेक्शन में इस ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर क्या डिसाइड करता है? गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक किस दाब पर निर्धारित किए जाते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वातावरण वायुमंडलीय दाब पर, यानी 1 एटमॉस्फेयर पर। अभी आपसे कोई पूछ दे कि आपके सर पर वातावरण का कितना दाब है, तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर। हर समय हर व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर है। सोचिए, इतना टेंशन हमारे ऊपर पहले से ही है, उसके बाद भी हमारे ऊपर काम का कितना टेंशन होता है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हर समय हम महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम जन्म से ही महसूस कर रहे होते हैं, इस कारण हम इसके आदी हो चुके होते हैं, हमें पता नहीं चलता। अब कोई गैस है, ये गैस के कण हैं, आपने इन गैस के कणों पर प्रेशर लगाना शुरू किया। प्रेशर लगाना शुरू किया मतलब चारों ओर से इनको दबाना शुरू किया। अब क्या होगा? जब चारों ओर से दबाना शुरू करेंगे तो यह कण एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाएंगे। और जब कण यह एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक कण का दूसरे कण पर आकर्षण बल काम करने लग जाएगा। तो उस केस में जब बहुत ज़्यादा बल लगा देते हैं, जब बहुत ज़्यादा दाब इस पर लगा देते हैं, तब हमें, यह तो गैस था, यह हमारा गैस है, गैस से हमें लिक्विड मिलता है। यानी अगर हम किसी गैस पर क्योंकि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा उनको दबाया जा सकता है, तो इस कारण जब हम गैस को अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, उनको दबाएं, तो हमें लिक्विड स्टेट मिल सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल? तो बिल्कुल है, इसका एग्जाम्पल है, आपके घरों में खाना बनता है जिस गैस पर, LPG, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। अब यह पूछा जा सकता है कि LPG का जो गैस सिलेंडर आता है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है बट मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि LPG का जो गैस सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो किस स्टेट में होती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस स्टेट में? तो बच्चों, इसमें गैस और लिक्विड दोनों ही स्टेट में होती है। लगभग 84% के आसपास LPG में आपका लिक्विड स्टेट होता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आया? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने गैस को बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया तो वह लिक्विफाई हो गया, वह द्रवित अवस्था में चला गया और आपको लिक्विड मिल गया। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। आगे हम चलते हैं, एक बड़ा ही स्पेशल केस है, दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है और इवापोरेशन कब होता है? तो सबसे आसान सा उदाहरण लेते हैं। आप रोज़ कपड़े धोते होंगे और कपड़े धोने के बाद उसे टांग देते हैं। जब हवा बहती है तो आप देखते होंगे कपड़े सूख जाते हैं। जब तापमान होता है, गर्मी का मौसम हो, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये जो कपड़े सूख जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? यानी जो पानी था, वाटर, जो पानी है वह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वाटर से वाटर वेपर में, इवापोरेशन में वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो प्रोसेस है। अब यही प्रोसेस तो बॉयलिंग में भी होता है। हम जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसमें भी तो यही चीज़ होती है कि वाटर से वाटर वेपर में वाटर मतलब पानी कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अंतर क्या हुआ?
इवापोरेशन भी तो वही चीज़ है और आपका बॉयलिंग भी वही चीज़ है। अंतर यह है कि इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। अब ठंडी के मौसम में भी अगर आप कपड़े अगर आप फैला दें तो कपड़े तो सूखते ही हैं, गर्मी के मौसम में भी सूखते हैं, टेम्परेचर दोनों में अलग अलग है। यानी इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर संभव है, जबकि बॉयलिंग एक निश्चित तापमान पर ही संभव है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवापोरेशन, इवापोरेशन और बॉयलिंग में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप ये कहेंगे कि बॉयलिंग जो होता है फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तापमान निश्चित तापमान पर होगा। इवापोरेशन ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर होगा, ऑल टेम्परेचर पर। उसके बाद आप जब पानी गर्म करते होंगे तो आप यह देखेंगे कि अगर आपने किसी पतीले में पानी रखा हुआ है और जब गर्म आप इसे उष्मा देंगे और जब पानी उबलना शुरू होगा तो ऐसा थोड़ा है कि पानी से पहले यहाँ थोड़ा सा यहाँ केवल सरफेस पर उबल रहा होगा, केवल पृष्ठ सतह पर ही ये घटना हो रही होगी। पूरे में, इस पूरे लिक्विड में ही यह घटना हो रही होती है। यानी बॉयलिंग जो है वह एक बल्क फेनोमेना है। क्या है? बल्क फेनोमेना, बल्क फेनोमेना। यानी अगर हम कह सकते हैं इसको हम कहेंगे समष्टि गुण। क्या है यह? समष्टि गुण। समष्टि गुण का मतलब केवल सतह पर नहीं, पूरे के पूरे लिक्विड में ही, पूरे के पूरे पानी में ही बॉयलिंग हो रही होगी। ये इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है। क्या है? सरफेस फेनोमेना, केवल सतह पर होगी, पृष्ठ पर ही यह घटना हो रही होती है। ऐसा होता क्यों है? बॉयलिंग तो हमने समझ लिया, इवापोरेशन में ऐसा क्या होता है कि पानी हर टेम्परेचर पर वाष्प बन रहा होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि अगर आपने किसी भगोने में, किसी पतीले में यदि आपने पानी रखा हुआ है, तो हमने मान लिया कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो वह सतह जो कि वातावरण के कांटेक्ट में है, वह सतह उस सतह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, इन कणों के पास अंदर वाले कणों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा ही तो चाहिए। तो इनके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है तो ये थोड़ा सा ऊर्जा अंदर वाले से खींच कर ये ऊपर जाए, मतलब यह वाष्प में बदल जाते हैं, यह वाटर वेपर बन जाता है। तो बात समझ में आई? सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास, सरफेस के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण यहाँ के पार्टिकल्स वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण में, इवापोरेशन में। और अगर हम ये पूछें रेट, किस दर से वाष्पीकरण हो रहा होगा, यह कैसे डिसाइड होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन, तो आपने अभी समझा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? टेम्परेचर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। यानी अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन की दर भी बढ़ जाएगी। ठंडी के मौसम में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, गर्मी के मौसम में कपड़े तेज सूखते हैं। तो तापमान बढ़ा दिया आपने। फिर विंड स्पीड, विंड स्पीड मतलब हवा कितनी तेज चलेगा। अगर एकदम शांत माहौल है तो उस केस में जो दर होगी, अगर
आंधी आ जाए या फिर हवा बहुत तेज चल रही हो तो उस केस में भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो विंड स्पीड अगर बढ़ जाए, हवा की गति बढ़ जाए तो उस केस में कपड़े जल्दी सूखेंगे। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? तो वातावरण में जल वाष्प की उपलब्धता कितनी है, कितना वाटर वेपर अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में। अब मान लीजिए कुछ उमस जब आप बहुत हो रही हो, ऐसा समय जिसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो, तो जब जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होगी तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा, कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे। इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है ह्यूमिडिटी के, आर्द्रता के। नोट कर लीजिए। आगे चलें। आगे देखते हैं, अगर किसी कपड़े को आप फैला दें और किसी कपड़े को आप सिकोड़ कर रख दें तो आप क्या महसूस करेंगे कि जिस कपड़े को आप फैला दिया आपने वह कपड़ा जल्दी सूखेगा। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड किया? एरिया पर। तो यहाँ तक बात समझ में आई। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन एरिया पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और विंड स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। इन तीनों फैक्टर्स पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई भी एक बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, मतलब ह्यूमिडिटी के, आर्द्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आर्द्रता बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा, आर्द्रता घटेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। यहाँ तक आशा करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। तो आज के वीडियो को अगर हम समअप करना चाहें तो हम यह कहेंगे कि यह सॉलिड स्टेट है, यह लिक्विड स्टेट है और यह गैसियस स्टेट है। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को मेल्टिंग, या फिर इसको एक नया टर्म है फ्यूज़न, कहीं कहीं फ्यूजन भी कहा जाता है। फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन को हिंदी में कहेंगे संगलन। क्या कहेंगे? संगलन। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होगा इसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण। गैस से भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, हिंदी में इसको कहते हैं संघनन, संघनित हो जाना, संघनन। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में चला जाए, बदल जाए, तो यह कहलाता है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से डायरेक्टली हम इसे सॉलिड में बदल दें तो यह, अब गैस था, गैस से सॉलिड में आ गया, इसे कहा जाएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी निक्षेपण। निक्षेपण। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो फ्यूजन। क्या लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन।
सॉलिडिफिकेशन यानी जमना। तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। इस चार्ट को, इस फिगर को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। तो आशा करता हूँ आज की क्लास की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई चीज़ आपको न समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, उसे कमेंट करिए और वह पॉइंट बताइए कि हमें क्या नहीं समझ में आया। हम उस चीज़ को फिर से यहाँ से बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।